मैं कमलेश मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर के लॉ कॉलेज रतलाम एमपी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाटर पोल्यूशन पर एक संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। जैव मंडल में पाए जाने वाले सभी संसाधनों में जल सर्वाधिक मूल्यवान है। यह सभी जीवधारियों के साथ पेड़ पौधों तथा खनिज के लिए भी उपयोगी है, इसलिए इसका पर्यायवाची जीवन प्रयुक्त होता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार जल मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा सभी पशुओं की कोशिकाओं, वनस्पति, ऊतकों तथा अनेक खनिज मणियों में प्रधान घटक के रूप में विद्यमान है। दूसरी हेडिंग है वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। जल तब स्वच्छ माना जाता है जब उसमें घुलित खनिज तत्वों के आयन व लवण आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। जल में विषाक्त पदार्थ जैसे कारखानों के अवशिष्ट उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, वाहित मल तथा कूड़ा करकट आदि गिरते हैं तो जल में पदार्थों का संतुलन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल को ग्रहण करने से जीवधारियों में रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत होते हैं। पहला स्रोत है नेचुरल सोर्सेस यानी कि प्राकृतिक स्रोत। इस प्रदूषण का कारण जल में मिश्रित होने वाली विभिन्न गैस, मृदा, खनिज, ह्यूमस पदार्थ, जीव जंतुओं का मल मूत्र आदि होता है। यह प्रदूषण मंद और कभी कभी सामयिक होता है, जैसे वर्षा काल में नदियों और तालाबों का जल मृदा के कणों के मिश्रण से अधिक मटमैला हो जाता है और कुछ समय पश्चात स्वतः ठीक हो जाता है। दूसरा सोर्स है ह्यूमन रिसोर्सेस, मानवीय स्रोत। वर्तमान युग में जल प्रदूषण और इसके उत्पन्न होने के लिए विभिन्न मानवीय कृत्य हैं, जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, नगरों का विकास और विस्तार हो रहा है, विभिन्न साधनों से ऊर्जा जैसे बिजली का उत्पादन हो रहा है, रासायनिक एवं तेलीय पदार्थ के उपयोग में वृद्धि हो रही है, नदियाँ, झील, तालाब, सरोवर आदि प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं। औद्योगिक बहिस्राव, वाहित मल से पवित्र माने जाने वाली नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। अतः मानवीय कृत्यों के निम्नलिखित स्रोत प्रदूषण के जिम्मेदार माने जाते हैं, जैसे घरेलू बहिस्राव, वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव, कृषि बहिस्राव, रेडियोधर्मी अवशिष्ट, तापीय प्रदूषण और तेल प्रदूषण इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग है वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, भारत में जल प्रदूषण। भारत में जल प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है और इसका स्वरूप दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है। जल प्रदूषण की समस्या वर्तमान सदी में काफ़ी जटिल हो गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी के अनुसार देश का लगभग 70% जल मान्य कृत्यों से अनुपयुक्त हो चुका है और देश की अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। उन नदियों का जिनके किनारे औद्योगिक नगर स्थित हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार देश के 142 बड़े नगरों में से
केवल 8 में ही संतोषजनक सीवरेज प्रणाली है तथा 52 में आंशिक और शेष 82 नगरों में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। योजना आयोग ने इस तथ्य को स्वीकारा है कि उत्तर में डल झील से लेकर दक्षिण में पेरियार और चालियार नदी तक, पूर्व में दामोदर और हुगली से लेकर पश्चिम में लूनी एवं थाना नदी तक के जल में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। गंगा का जल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। दक्षिण भारत में कावेरी नदी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL द्वारा छोड़े गए रसायनों से अत्यधिक प्रदूषित हो रही है। इसी प्रकार केरल की चालियार नदी का जल अवशिष्ट पदार्थों जनित प्रदूषण से भूरा हो गया है। यमुना नदी का भी यही हाल है। तात्पर्य यह है कि देश की समस्त नदियां कम या ज़्यादा प्रदूषणग्रस्त हैं। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस अवस्था को सुधारने में कार्यरत हैं। जल प्रदूषण की समस्या को कम करने के उद्देश्य से भारतीय विधि व्यवस्था ने कई अधिनियमों को प्रदान किया है जो जल प्रदूषण की समस्या का निदान कर रहे हैं। सन 1974 में भारतीय संसद ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 अधिनियमित किया, जिसके अंतर्गत एक विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। तत्पश्चात सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया, जो जल की गुणवत्ता का उपबंध करती है। तृतीय विद्यमान कानून में जल प्रदूषण फैलाने वाले लोगों, उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पर्यावरण विभाग ने गंगा के जल प्रदूषण की रोकथाम की एक विस्तृत योजना बनाई है। नेक्स्ट हेडिंग है E, जुडिशियल अप्रोच टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में न्यायिक योगदान। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में न्यायालय का या न्यायिक योगदान क्या है, इसे हम केस लॉ के माध्यम से जानेंगे। पहला केस है जनरल पब्लिक ऑफ स्पून वैली वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल EIR 1993 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में लोकहित याचिका दायर की गई, जिसमें यह अवगत किया गया था कि चूने की खानों से खेतों, पर्यावरण, जल एवं भूमि को हानि पहुंच रही है और इससे पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इस पर विचार करने के लिए वन एवं भूगर्भ के प्रोफेसर की समिति गठित की गई है। इस समिति की रिपोर्ट को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और 20 श्रेणी से प्रभावित होने वाले कार्य को रोक दिया। नेक्स्ट केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया EIR 1989 सुप्रीम कोर्ट 2039 के मामले में लोकहित याचिका में न्यायालय ने दिल्ली स्थित श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी को ओलियम नामक खतरनाक गैस बनाने से रोक दिया, जब तक कि कंपनी प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय नहीं करती है। इसी प्रकार MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया EIR 1988 के दूसरे मामले में लोकहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कानपुर के पास जाजमऊ में स्थित चर्मशालाओं को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि उनसे गंगा का जल प्रदूषित हो रहा था। एक केस और है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 SCC 471 के तीसरे मामले में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने 6 माह के भीतर जल बोर्ड को जल
दूषण दूर करने, दूध की डेयरी को कानपुर से बाहर ले जाने, श्रमिक कॉलोनी में सीवर लाइन को बनाने, निर्धन लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाने, शव एवं मृतक पशुओं को गंगा में न फेंकने और नवीन कारखानों को पर्यावरण नियंत्रण संबंधी उपकरण लगाए बिना अनुमति न देने का आदेश दिया। एक लास्ट केस और है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया EIR 1987 SC 463 के मामले में यह अवगतित किया गया है कि न्यायालय ऐसे मामलों में समुचित निर्देश दे सकता है जहां लोक न्यूसेंस और सद्भावनापूर्ण कृत्यों के कारण साधारण जनता का जीवन प्रभावित होता है। इस मामले में तथ्य यह थे कि उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के निकट जाजमऊ में गंगा नदी के किनारे बहुत सी चर्म शोधशालाएं थीं। इन चर्म शोधशालाओं द्वारा गंगा में व्यावसायिक वाह्य शराब अर्थात मलबा छोड़ा जाता था। इससे गंगा का जल प्रदूषित हो रहा था। इन चर्म शोधशालाओं से जो भी वाह्य शराब गंगा नदी में बहाया जाता था, उसकी अभिक्रिया के लिए उक्त चर्म शोधन शालाओं द्वारा कोई संयंत्र नहीं लगाया गया था। इसे रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा न तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन और न ही जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन कोई प्रभावी कदम उठाया गया था। अस्तु उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक लोकहित याचिका फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय ने तत्काल चर्म शोधन शालाओं को बंद करने का आदेश करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि कानपुर जाजमऊ में चर्म शोधन शालाओं को औद्योगिक क्रियाकलाप जारी करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वे व्यावसायिक वाह्य शराब शुद्ध करने के लिए प्राथमिक अभिक्रिया संयंत्र नहीं लगाते। प्रत्यार्थियों का यह तर्क था कि संयंत्र लगाने का खर्च बहुत अधिक है और चर्म शोधन शालाओं को बंद करने पर जहां एक ओर बेरोजगारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर राजस्व की हानि भी पहुंचेगी। न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि चर्म शोधन शालाओं को बंद किए जाने के फलस्वरूप जो बेरोजगारी बढ़ेगी और राजस्व की हानि होगी, वह लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन की तुलना में कम है। एंड लास्ट हेडिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन में विद्यार्थी अपने विचार लिख सकते हैं, अपनी ओपिनियन, अपनी व्यू लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।